नमस्कार मित्रों, एजुकेशन 24/7 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हम तक अपने सुझाव जरूर पहुंचाइए। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल लिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस वहां से हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम देख रहे हैं, भोजन के घटक हम सभी अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन भोजन किसी न किसी माध्यम से ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति। भोजन के माध्यम से इन ऊर्जाओं की आपूर्ति हमें भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के घटकों के माध्यम से होता है। हम सभी देखते हैं कि भोजन का जो पद्धति होता है या भोजन के कॉम्बिनेशन या मिश्रण में जिस प्रकार का बदलाव होता है वो समय और स्थान पर भी निर्भर करता है। समय तथा स्थान से तात्पर्य यह है कि एक विशेष समय पर या समय या वातावरण के अनुसार हम अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि स्थान बदलने पर भी हमें भोजन की विभिन्न पद्धति या उसके प्रकार में भिन्नता दिखलाई पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि हम पंजाब या हरियाणा के क्षेत्रों में जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रोटी में गेहूं के स्थान पर मक्के या बाजरे का प्रयोग किया जाता है। पालक या मेथी साग के अलावा वहाँ पर सरसों का उपयोग किया जाता है। चावल और बोड़े इत्यादि की जगह पर वहाँ पर राजमे का उपयोग किया जाता है या दूध दही का उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जगह बदलने के अनुसार हमारे भोजन में भी बदलाव देखने को मिलती है। भोजन का मुख्य उद्देश्य है शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करना तथा शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिस प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करना। भोजन के ये मुख्य घटक क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इन माध्यमों से पाई जाती है। अब प्रश्न यह है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमारा भोजन एक संतुलित भोजन है और उसमें एक व्यवस्थित मात्रा में इन चीज़ों की उपस्थिति है। उदाहरण के लिए यदि हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति या इसकी मात्रा को जानना हो तो हम किस प्रकार की पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, मान लेते हैं कि यदि हमें किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट के उपस्थिति के बारे में जानना है, हमें ये जान लेना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एक ईंधन का कार्य करता है। वे वस्तुएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, यदि हम उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। ये अधिक ऊर्जा उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण
होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः दो प्रकार से मिलता है। पहला शर्करा या शुगर के रूप में, और दूसरा मंड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, यानी एक ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। जब ये हाइड्रोकार्बन का संगठन यदि हमें मीठा स्वाद देता है तो हम उसे शर्करा या शुगर कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि किसी वस्तु में या किसी खाद्य पदार्थ में हम कार्बोहाइड्रेट के इन उप तत्वों की जांच कैसे करेंगे। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम की मात्रा, 1 ग्राम लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए प्रत्येक दिन पुरुषों में यह 2200 से 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि महिलाओं में यह 2000 से लेकर 2200 कैलोरी पड़ती है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमें अपने भोजन में प्रत्येक दिन कम से कम 250 से 325 ग्राम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा उपस्थित हो। ये वस्तुएं सामान्य रूप से आलू, चावल, शकरकंद, साबूदाना इत्यादि चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा पाई जाती है। हम देखते हैं कि हम अपनी सब्जियों में आलू की मात्रा सदैव प्रयोग करते हैं और यह आलू हमें हमारे भोजन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अब हमें यह ज्ञात कर लेना है कि हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति किसी वस्तु में कैसे ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हम जिस वस्तु में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्ञात करनी होगी उसका पिसा हुआ या पाउडर के रूप में चूर्ण ले लेते हैं। उस पीसे हुए पाउडर या चूर्ण में हम थोड़ा सा तनु या कम सांद्रता वाली आयोडीन का तनु आयोडीन का विलयन मिला देते हैं। उस पीसे हुए पाउडर या वस्तु में तनु आयोडीन का विलयन मिलाने पर यदि उस वस्तु का रंग नीला या काला हो जाए तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इस प्रकार के एक छोटे से प्रयोग से हम वस्तु में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के बारे में जान सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे भोजन में प्रोटीन किस प्रकार हमारे भोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन हमारे शरीर को एक व्यवस्थित आकार देने, संरचना उसका निर्माण करने, प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने, प्रतिरोधक क्षमता,
संरचना और कोशिकाओं के मरम्मत करने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी के रूप में भी कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब आपको कहीं चोट लग जाता है तो खून निकलने के थोड़ी देर बाद हमें गाढ़ा हल्का पीले रंग का एक द्रव निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उस घाव पर एक पतली परत बनाकर सूखने में मदद करता है। वास्तव में वह गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ प्रोटीन ही होता है, जो हमारे घावों को भरने में मदद करता है। प्रोटीन में भी लगभग प्रति ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.12 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। परंतु हम अधिक प्रोटीन की मात्रा इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि ये हमारी आंत, लीवर या किडनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए अपने भोजन में हम प्रोटीन की एक सीमित मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। प्रोटीन सामान्य रूप से हमें दालों, मूंगफली, चना और बीज वाले जितने भी दालें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अधिकता में पाई जाती है। प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए हमें इस प्रोटीन से भरे किसी वस्तु के पेस्ट या पीसा हुआ चूर्ण को एक छोटे से परख नली में हम इसके छोटी सी मात्रा को डाल देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जल मिलाकर इसे अच्छी तरह उसमें मिला लेते हैं। थोड़े देर बाद हम इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालते हैं। पुनः इसे अच्छी तरह मिलाकर अंत में 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाकर देखते हैं। यदि इस विलयन का रंग हमें बैंगनी देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में प्रोटीन की उपस्थिति है। यदि विलयन बैंगनी हो जाए तो हम कहेंगे कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। सामान्य रूप से प्रतिदिन व्यक्ति, यदि हम केवल प्रोटीन की बात करें तो 40 से 60 ग्राम प्रोटीन एक व्यक्ति सामान्य रूप से भोजन के अन्य माध्यमों से ग्रहण करता है। कि हमारे शरीर में वसा किस प्रकार कार्य करता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में वसा एक तैलीय और गाढ़े पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उपस्थित रहता है। ये हमारे शरीर को लचीलापन, वजन और अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद भी करता है। परंतु यदि शरीर में वसा, या इसे हम सामान्यतः फैट बोलते हैं, यदि हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे शरीर में अनपच, मोटापा, चलने में समस्या और अनेक प्रकार की पेट से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए हम वसा को कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। वैसे सामान्य रूप से देखें तो वसा
हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी मात्रा में ऊर्जा देता है। वसा की 1 ग्राम मात्रा हमें लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम मात्रा हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। पर वसा के साथ एक समस्या यह है कि यह हमारे पाचन तंत्र के लिए उतना उपयोगी या उतना सही तरीके से पाचन तंत्र पे मदद नहीं करता, इसलिए हम वसा की मात्रा कम प्रयोग करते हैं। वसा हमें मुख्यतः तैलीय पदार्थों जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, घी, पनीर, मक्खन ऐसी चीज़ों में देखने को ज़्यादा मिलता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति घी या दूध से जुड़े उत्पादों का प्रयोग करता है उसके शरीर में पेट का भाग सामान्य की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा निकला या उभरा हुआ होता है। किसी भी वस्तु में हमें वसा की मात्रा या उपस्थिति किस प्रकार जांच करनी है? हमें जिस भी वस्तु में वसा की उपस्थिति की जांच करनी होगी उस वस्तु की एक छोटी सी मात्रा हम कागज के एक शीट पर लेप की तरह लगा देते हैं। यदि उस वस्तु में पानी की मात्रा है तो इसे हम धूप में सुखा देते हैं और हम जब उस पृष्ठ को अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पे गाढ़े रंग का यदि तैलीय पदार्थ लगा हुआ है, यदि उस वस्तु पर गाढ़े रंग का तैलीय पदार्थ लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि दिए गए वस्तु में वसा उपस्थित है। यदि पृष्ठ सूखने के बाद अपनी सामान्य अवस्था में ही रहे तो हम कहेंगे कि वस्तु में वसा की मात्रा उपस्थित नहीं है। तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से हमारे अपने खाद्य भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति की जांच आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन्स के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में विटामिन भी अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। हमारे शरीर में विटामिन का उतने मात्रा में निर्माण नहीं होता जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर में विटामिन की पूर्ति के लिए हम बाह्य स्रोतों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। हम बाह्य स्रोतों पर निर्भर होकर उसकी मात्रा अपने भोजन में शामिल करके हम अपने शरीर में विटामिन की पूर्ति करते हैं। वैसे हमारे शरीर में या किसी भी तरीके से विटामिन मुख्यतः ए, बी, सी, डी, ई और के विभिन्न प्रकार के रूपों में पाई जाती हैं। यहाँ पर विटामिन बी के बहुत सारे रूप हैं। विटामिन बी बाद में बहुत सारी जैसे B1, B2, B3, B12 ऐसे भागों में बट जाता है। इसलिए हम सम्मिलित रूप से विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी विटामिन्स के बारे में जान लेंगे कि हमारे शरीर में उन विटामिन का क्या उपयोग है, उनके स्रोत क्या हैं और यदि उस विटामिन की कमी हो गई तो हम किस प्रकार के रोग, बीमारियों या
प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। मित्रों, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर पे झुर्रियां, हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारी आंखों के नीचे, जो आंख के नीचे का भाग होता है, वहां पर कालापन या दाग धब्बा, और सबसे बड़ी चीज, हमारे आंखों की रोशनी पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जिस भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी होगी, उसे आंख से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो यदि किसी शरीर में समस्या है किसी वस्तु से, तो उसका निदान भी होगा। तो उसके निदान का माध्यम है हमारा भोजन। शरीर में विटामिन ए की पूर्ति के लिए हम अपने भोजन में उस प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे, तो हमें विटामिन ए की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम गाजर, मूली, टमाटर और ऐसी सब्जियां जो जड़ों के रूप में जमीन में पाई जाती हैं, जड़ों के रूप में जो भी सब्जियां पाई जाती हैं, उनका प्रयोग करने से हमें हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से जूझना नहीं पड़ता। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल, इसे वैज्ञानिक रूप से हम रेटिनॉल बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हमारी कोशिकाओं और हमारे शरीर में कोशिकाओं के भीतर जो जीन जिसमें डीएनए होता है, इन चीजों पर असर डालता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होगी, तो हमारा जीन और हमारे डीएनए की संरचना व्यवस्थित होगी, और यदि विटामिन बी की कमी होगी तो हमें जीन की समस्या, त्वचा की समस्या और आनुवांशिक प्रकार की बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। विटामिन बी से होने वाले प्रमुख रोगों में बेरी का नाम प्रमुख आता है। विटामिन बी से हमें मुख्यतः बेरी नामक बीमारी देखने को मिलती है। विटामिन बी की पूर्ति भी हम जमीन के अंदर पैदा होने वाले सब्जियों से, मांस, मछली, अंडा इत्यादि चीजों से हम विटामिन बी की पूर्ति कर पाते हैं। अब हम देख लेते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारे शरीर में हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाए रखने में कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क से जिस प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक आदान प्रदान होता है, उसमें विटामिन सी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। विटामिन सी की यदि हमारे शरीर में
कमी पड़ जाए तो हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग में हमारे मसूड़ों से खून आना, बदबू आना और खाने को चबाने या खाने से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। हमारे शरीर में यदि विटामिन सी नहीं होगा तो हमें खाने को डाइजेस्ट या पचाने में भी समस्याओं को देखने को मिलता है। विटामिन सी की पूर्ति सामान्य रूप से हम खट्टे और रसदार फलों के माध्यम से कर सकते हैं। वे फल जो खट्टे हों और जिनमें रस की मात्रा हो, जैसे उदाहरण के लिए नारंगी, संतरा, नींबू, आंवला। ये चीजें हमारे शरीर में विटामिन सी की आपूर्ति करती हैं और हमारे शरीर को विटामिन सी की कमी से मुक्त रखती हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, यानी जल के संपर्क में आने पर यह जल में घुल जाएगा। बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। मित्रों, विटामिन डी की कमी जब हमारे शरीर में होगी तो हमें हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों से जुड़ी समस्याएं और हड्डियों का जो एक ढांचागत विकास होता है उसमें हमें कमी दिखलाई पड़ती है। हड्डियों का जो घनापन होता है, हड्डियां हमें खोखली दिखलाई पड़ने लगती हैं या हड्डियों के आकार या उसकी संरचना एक व्यापक अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाती यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो। विटामिन डी की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो हमारे दांत होते हैं वे एक सामान्य रूप से विकसित नहीं होंगे। दांतों से जुड़ी समस्याएं यदि गर्भावस्था के दौरान यदि माता में विटामिन डी की कमी है तो आप देखेंगे कि बच्चे के बड़ा होने पर उसके दांतों या हड्डियों से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। अब बात कर लेते हैं विटामिन डी से जो प्रमुख रोग होता है वो उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं या आप कहिए कि पैरालाइसिस या अपंगता जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हम सामान्य रूप से एक प्रमुख स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश को मानते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऐसा माना जाता है कि यदि हम सप्ताह में 2 या 3 दिन 15 मिनट सूर्य का प्रकाश लेंगे तो हमारे शरीर पर सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा हमारे शरीर की कोशिकाएं उस सूर्य के प्रकाश को लेकर ऊतकों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करती हैं। विटामिन डी के अन्य स्रोतों में कैल्शियम से जुड़े उत्पाद हो सकते हैं, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, मक्खन, अंडा, मांस। ये चीजें हमें आवश्यक रूप में विटामिन डी की पूर्ति करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एलर्जी, जैसे कि हमें
किसी भी वस्तु या किसी भी वातावरण के संपर्क में आने पर जब हमारे शरीर की त्वचा एक सामान्य रूप से कार्य नहीं करती तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो हम कहते हैं कि एलर्जी हो गया है। तो उस एलर्जी से जुड़ी समस्याओं के लिए भी विटामिन ई हमारे शरीर में जिम्मेदार होता है। जनन प्रक्रियाओं में जनन संबंधी समस्याएं भी हमें विटामिन ई की कमी से देखने को मिलता है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो कि वसा यानी कि फैट में मिलाने पर यह घुलनशील होता है, यानी वसा में विटामिन ई को मिलाने पर यह उसमें घुल जाता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत में अंडे, अंजीर, अखरोट और सूखे मेवे इनके माध्यम से हम अपने शरीर में विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि एक संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन से हमारा तात्पर्य है संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें हमें सभी प्रकार के विटामिन, वसा, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट या यूं कहें शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व हैं, शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व यदि हमें एक उचित मात्रा में हमारे भोजन में देखने को मिले तो हम कहेंगे कि वैसा भोजन संतुलित भोजन है। पर आप देखिए कि जब हम भोजन बनाते हैं तो हम भोजन को कई बार उस कच्ची सामग्री को धोते हैं। यदि हम भोजन को गर्म करते हैं या कुछ उबालते हैं तो हम देखते हैं कि उस पदार्थ से विटामिन सी की मात्रा गर्म करने पर वैसे ही खत्म हो जाती है। आलू को जब धोते हैं तो उसके ऊपर छिलके को धोने पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कुछ वैसे ही खत्म हो जाती है। खट्टे पदार्थ जैसे टमाटर इत्यादि को धोने पर अगर अच्छी तरह न धोआ जाए तो उसमें विटामिन सी या अन्य पदार्थों या अन्य पोषक तत्वों की कमी हमें देखने को मिलती है। तो हमें ये सुझाव दिया जाता है कि हम खाने को पकाने से पहले जो सब्जियां और खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें भी एक व्यवस्थित क्रम में धोएं, जिससे उनमें से पोषक तत्वों की कमी हमें ना देखने को मिले। तो जब हमारे भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण इत्यादि जब उचित मात्रा में हो तो हम उसे कहेंगे कि हमारा भोजन संतुलित भोजन है। खनिजों में यदि हम देखें तो लोहे की मात्रा, हम देखते हैं कि हमारे घरों में लोहे की कढ़ाइयों या लोहे से बने बर्तनों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर में लोहे की भी एक विशेष मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाए तो हमें शरीर में पीलापन, एनीमिया, चक्कर और हमें उल्टी, मिचली ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो हम लोहे से बनी या लोहे से बने उत्पादों का प्रयोग करके खाना बनाने की प्राथमिकता को समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम स्रोत के रूप में देखें तो हमें सब्जियों को हरी और पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सेब, गाजर या हमें आयरन की गोली भी बचपन में दी जाती थी। आयरन की गोली
तो मिनरल्स में भी हमें इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए हमें सुझाव दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस अध्याय से जुड़े किसी भी प्रकार के टॉपिक को या किसी जगह आपको समस्या महसूस हो तो आप अपने सुझाव और अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम तक हम तक जरूर पहुंचाएं। हम उन कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम शेयर जरूर करें। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय।